की होनी चाहिए, क्योंकि यूथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के। अब जो यूथ के लिए सिर्फ नारा नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, मैंने अभी बताया, चाहे वो 2008 से 2013 तक हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, या वो 2013 से 2018 तक हो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला यूथ प्रोग्राम दिया था। उसमें जो हमारा पीफ प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को, ब्राइट स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर उनको मौके मिले, स्कॉलरशिप्स मिली उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी शहबाज शरीफ साहब ने भेजा, इंटर्नशिप्स मिली, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया, उनकी हैंड होल्डिंग की, और लोन स्कीम्स में उनको लोन स्कीम दी आसान एक साथ पर। और उस वक्त जब मैं यूथ प्रोग्राम को देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि जो वो जब कर्ज़ा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्ज़े वापस करने शुरू कर दिए। एंडाउमेंट फंड्स जो हैं वो बनाए गए, और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, उनको डायरेक्शन भी देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि वो हर चीज़ में एक्सेल कर सकें। चाहे वो रूरल यूथ हो, बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है, और चाहे वो अर्बन यूथ हो, सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तरक्की के लिए देनी है। और अब देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। आप बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में, इनक्यूबेटर्स में, और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं, तो हाथों हाथ उनको वहाँ पर लिया जाए। और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका ज़माना है, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनको देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, चाहे वो टेफ्टा के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है नैफडेक हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, और एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो, आपकी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, पैकेजिंग हो, उसकी एक्सपोर्ट हो, और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो। मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और यूथ को वो रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम जो अपनी मार्केटिंग है और दुनिया भर में जो हम अपनी एक्सपोर्ट है उसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। हमारी यूथ को इतना अवेयर होना चाहिए कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, और ये आप सब ने हमारी आवाज़ बन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो जाना है और ये पैगाम देना है कि यूथ का काम सिर्फ जलसों, जुलूसों, रैलीज़ में आके मार खाना, डंडे खाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सा मुस्तकबिल आपने अपने लिए चूज़ करना है और आपने किधर जाना है। ये बड़ा, आप देखो, कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो
कॉल दी, कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी, और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे, बल्कि जब तक पुलिस खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले, और आगे किया हुआ था कौम के बच्चों को। कल जो बच्चा, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है, मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए? कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया हो? पाकिस्तान की यूथ को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये जो उनको नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिल फरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? उनको अपने बच्चे तो लंदन में बड़ी सेफ जगहों पे बिठाए हुए हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कौम के बच्चे जो है उनको आप कहते हो कि सड़क पे आओ और मार खाओ और मेरी कैंपेन लीड करो, खुद आप घर से नहीं निकलते। तो क्या मेरे जो नौजवान हैं इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए? और कल जो वो कारकुन हलाक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको ये फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। मैंने पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया। हालांकि लीडरशिप नवाज शरीफ जैसी हो तो वो कारकुनान की शील्ड बन जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा ये होता है शेर और गीदड़ में फर्क, ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। अगर जो अदलिया बहाली की तहरीक नवाज शरीफ साहब ने चलाई थी, अगर वो ये कहते कि सामने आ जाओ जी मेरे नौजवानों, आओ मेरी तहरीक में मेरा साथ दो, और खुद नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन या घर से ना निकलते, तो वो तहरीक कभी कामयाब होती? दुनिया की मैंने पहली तहरीक ये देखी है जिसमें लीडर घर में छुप के बैठा है और खवातीन को और नौजवानों को सामने रखा हुआ है कि आओ मेरी हिफाजत करो। कल मैं खवातीन के एक फंक्शन से खिताब कर रही थी, मैंने कहा मैंने पहली दफा सुना है लोग हमेशा खवातीन की हिफाजत करते, ये पहला मैंने गीदड़ देखा है जो कहता है खवातीन आके मेरी हिफाजत करें। कारकुनान यहां पहुंच जाएं, कारकुनान वहां पहुंच जाएं, कारकुनान यहां पे ड्यूटी दें, कारकुनान इधर आ जाएं। कारकुनान हर जगह आ जाते, ये खुद कहीं पहुंचते ही नहीं। इससे बड़ा मजाक इस कौम की यूथ के साथ, इससे बड़ा मजाक इस कौम की आने वाली नस्लों के साथ और क्या होगा? मुझे बताएं, आप सब यूथ के नुमाइंदे मुझे हाथ उठा के बताएं कि ऐसे लीडर को आपका दिल भी करेगा लीडर कहने को? नवाज शरीफ साहब जब लंदन से अपनी बीवी को छोड़ के आके गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, तो उन्होंने आपको तो आगे नहीं रखा, बेटी का हाथ पकड़ा और गिरफ्तारी देने के लिए आ गए। तो ये भी नौजवानों को भी 10 बार सोचकर अपने लिए पॉलिटिकल एफिलिएशन का इंतखाब करना चाहिए, 10 बार सोचकर। और इस मुल्क के क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप हैं, तो आप जो 2013 से लेकर 2018 तक आप देख लें कारकर्दगी, ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। और अब की कारकर्दगी आप देख लें, जो मुल्क डाउन हिल गया, नीचे गया, अब तक लुढ़कता जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या यूथ को ये सवाल अपनी क़यादत से नहीं पूछना चाहिए? मैं सवाल का जवाब दे सकती हूँ कि 2013 में हमें किस तरह का पाकिस्तान मिला था, और 2018 में हम तरक्की करता हुआ, टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान जो है वो देकर गए इस मुल्क की यूथ को। 1.8% पे ग्रोथ थी, और नवाज शरीफ जब गया तो 6% ग्रोथ पे ये मुल्क कौम के हवाले करके गया। और आप ये देखो कि महंगाई उस वक्त क्या थी। IMF प्रोग्राम हमने भी चलाए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी चलाए हुए हैं। वो IMF प्रोग्राम एक अपनी नौयत का तारीख में वाहिद प्रोग्राम था जिसको सक्सेसफुली नवाज शरीफ ने ना सिर्फ पूरा किया, बल्कि IMF प्रोग्राम के चलते हुए ना घी की कीमत बढ़ी, ना आटे की कीमत बढ़ी, ना रोटी की कीमत बढ़ी, ना बिजली की कीमत बढ़ी, ना चीनी की कीमत बढ़ी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ी, ना गोश्त की कीमत बढ़ी, बल्कि कम होती रही। तो आज अगर हम सवाल करें तो किससे करें? जब मैं बाबा रहमता की बात करती हूँ,
और जब मैं पनामा बेंच की बात करती हूँ और जब मैं उसके हैंडलर्स की बात करती हूँ, इमरान की बात करती हूँ, तो मैं इसलिए बात करती हूँ कि ये कौम के सबसे बड़े मुजरिम और पाकिस्तान की यूथ को ये डिमांड करनी चाहिए कि इन मुलजिमों को, मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मुल्क में इंसाफ होगा, इस मुल्क में अहल क़यादत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये मुल्क पीछे को जाएगा। दुनिया आप देखो, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया और हम क्या कर रहे हैं? और हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाजत है, दंदनाता फिर रहा है। तो जब मैं ये बात करती